अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल बच्चा? आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बेटे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो आपका बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, पहले हमने लिविंग वर्ल्ड को डिस्कस करा था इससे पहले, तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और क्लास 11th की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एग्जामिनेशन जो बोर्ड का एग्जाम होता है आप लोगों को, उसके हवाले से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के रिलेटेड बेटे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर नीट की बात करें तो नीट में भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कुछ चीजें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन सिंपली होता है, अगर आपके पास 10 इंडिविजुअल्स है, आप उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, ये है बेटे क्लासिफिकेशन। आपके पास 10 बुक्स है, आप इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, एक ग्रुप में 5 किताबें रखोगे, 5 बुक्स रखोगे, दूसरे ग्रुप में 5 और बुक्स रखोगे। ये हुई है क्लासिफिकेशन, ताकि हमें किसी एक बुक को फिर आइडेंटिफाई करने में हमें पहले 10 बुक्स को अलग अलग से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आपने ऑलरेडी इन बुक्स को कैटलॉगिंग किया है, कैटेगराइज किया है, तो अब हमें किसी भी बुक को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए बेटे क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हमें किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए, ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो जाए, हम इजीली किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सके। इसीलिए क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे जरूरी चीज क्या है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है। किन में बेटे? ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ये हमारे पास, अगर हमारे पास इतनी सारी स्पीशीज है, हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज, नॉन लिविंग स्पीशीज है, हमने प्लांट को क्यों प्लांट वाले ग्रुप में रखा है, हमने एनिमल को एनिमल वाले ग्रुप में क्यों रखा है? इसके पीछे बेटे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हम सिमिलरिटीज के बेसिस पे एक इंडिविजुअल को किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में रख सकते हैं। जब उसके कैरेक्टर, जब एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर अपने एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ रिजेंबल करते होंगे, तब जाके आप एक इंडिविजुअल को बेटे किसी स्पेसिफिक ग्रुप में प्लेस करोगे। इसी चीज को हम, इसी सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक ग्रुप में रखने के लिए आपने उस इंडिविजुअल की फाइलोजेनी पता होनी चाहिए, आपने उस इंडिविजुअल की मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए, आपने एनाटॉमी को स्टडी करना है, आपने फाइलोजेनी को स्टडी करना है, आपने फिजियोलॉजी को स्टडी करना है। पहले आपने पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक इंडिविजुअल को स्टडी करना है, आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तब जाके आप एक इंडिविजुअल को क्लासिफाई कर पाओगे। क्लासिफिकेशन जो है, या जो क्लासिफाई करना है एक इंडिविजुअल को, बेटे इतना आसान नहीं है। आपको क्या सबसे जरूरी चीज है, एक इंडिविजुअल को क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आप एक इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ गया है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से हम एक इंडिविजुअल को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। जब वो सारे कैरेक्टर एक इंडिविजुअल के किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ रिजेंबल करते हैं, तब जाके आप एक इंडिविजुअल को उस ग्रुप में प्लेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इंडिविजुअल है, वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये प्लांट है। नहीं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के साथ साथ वो यूनिसेल्युलर भी है और यूकैरियोट भी है। तो आप इसको प्लांट वाले ग्रुप में नहीं रखोगे, आप इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखोगे, है ना बेटे? मतलब हर एक जो हमारे पास किंगडम है, हर एक किंगडम का अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। हर एक किंगडम के अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, और उन्हीं डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बेसिस पे हम नए नए इंडिविजुअल्स को उन ग्रुप्स में प्लेस करते हैं। अगर हमारे पास
एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे यानी फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे आप एक इंडिविजुअल को प्लांट वाले ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको बेटे प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में प्लेस किया जाता है। क्यों उनको प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में प्लेस किया जाता है? क्योंकि अगर हम डोमेन यूकेरिया की बात करें, हमारे पास यूकेरियोटिक यूकेरियोट्स जितने भी है उसमें प्रोटिस्टा भी आता है, उसमें फंगस भी आता है, उसमें प्लांट भी आता है और उसमें एनिमेलिया भी आता है। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का ये मतलब नहीं है कि ये प्लांट है। हाँ, प्लांट लाइक कैरेक्टर अगर दिखाएगा, लेकिन उसके मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर अगर प्रोटिस्टा के साथ रिजेंबल करते हैं तो आप उसको बेटे प्लांट किंगडम में कभी नहीं प्लेस कर सकते हो। आपने उस इंडिविजुअल को प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में प्लेस करना है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल है, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? यूजुअली एनिमल्स में होता है। तो आप उस इंडिविजुअल को किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन आपने वो चीज साथ ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर एक इंडिविजुअल है, वो एनिमल है, अगर आपने एक इंडिविजुअल याद रखना है, एक इंडिविजुअल में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, लेकिन अगर हम उसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे या बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, वो यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोट है, तो आप उसको किंगडम एनिमेलिया में प्लेस नहीं करना है। आपने उस इंडिविजुअल को किंगडम प्रोटिस्टा में यानी डिवीजन प्रोटोजोआ में उसको प्लेस कर सकते हो। तो अब अगर हम मकसद की बात करें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, आप देख सकते हैं बेटे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये होता है कैटेगराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसी चीज को कहते हैं जब आप एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, आप एक ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, आप एक ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करते हो। जब आप एक ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करोगे, लेकिन ये ऐसे प्लेस नहीं करना है। प्लेस करने से पहले आपने कुछ क्राइटेरिया को दिमाग में रखना है, आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपैरेटिव स्टडी करनी है, और कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद आप इस काबिल बनोगे कि आप एक इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक ग्रुप में बेटे प्लेस करोगे। तो मैंने जैसे आपको कहा है क्या क्या चीजें जरूरी है, जैसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी जरूरी है यानी फाइलोजेनी जरूरी है कि एक इंडिविजुअल का जो एंसेस्टर रिलेशनशिप है क्या वो प्लांट के साथ लिंक्ड है, क्या वो प्रोटोजोअन्स के साथ लिंक्ड है, यानी कि एक इंडिविजुअल का जो एवोल्यूशन हुआ है, एक इंडिविजुअल का जो ओरिजिन हुआ है, वो किस स्पीशीज से हुआ है, वो किस डिवीजन से हुआ है, वो किस किंगडम से हुआ है। फाइलोजेनी का कंसेप्ट जो है इसका होना बहुत ही जरूरी है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेटे आपने क्लासिफिकेशन में जो ही आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी में आपने पहले ही ध्यान में रखना है कि हमने फाइलोजेनेटिक पढ़नी है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़नी है, हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़नी है। उसके बाद ही आप एक इंडिविजुअल को सही से क्लासिफाई कर सकते हो। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह से नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। इसी तरह से हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, वो मैं आपको कमिंग लेक्चर्स में वो सारा पढ़ा दूंगा। फिलहाल आपने याद रखना है कि फाइलोजेनी का होना जरूरी है, जेनेटिक्स का होना जरूरी है, यानी आपने बेटे जेनेटिक्स को स्टडी करना है, आपने फाइलोजेनी को स्टडी करना है, एनाटॉमी को स्टडी करोगे, फिजियोलॉजी को स्टडी करोगे, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करोगे, एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करोगे। और जब आप ये सारी कंपैरेटिव स्टडी करोगे एक इंडिविजुअल की, और ये स्टडी करने के बाद आप एक इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक ग्रुप में प्लेस कर सकते हो। और इसी चीज जब आप इस चीज के साथ डील करोगे तो आपको क्या कहा जाएगा? टैक्सोनमिस्ट। टैक्सोनमिस्ट का ही काम होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक ग्रुप्स में यानी टैक्सॉन्स में डिवाइड करता है। यहां पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम यही देखते हैं कि हम एक इंडिविजुअल को किस किंगडम में रखते हैं, किस फाइलम में रखेंगे, किस क्लास में रखेंगे, किस ऑर्डर में रखते हैं, किस फैमिली में रखेंगे, किस जीनस में रखेंगे। जब हम एक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे पास एक प्लांट है, आपने प्लांट को अब प्लांट किंगडम में तो डाल दिया, लेकिन अब आपने प्लांट किंगडम के अंदर देखना है कि एक प्लांट को किस डिवीजन के अंदर डाला जाएगा, किस डिवीजन में रखा जाएगा। डिवीजन के बाद आप देखोगे क्लास में, फिर देखोगे ऑर्डर कौन सा लगेगा, फिर देखोगे आप
फैमिली कौन सी लगेगी, फिर देखोगे जीनस। ये तो ऐसे ही आपने जीनस में नहीं रख सकते हो, लेकिन आपने पहले देखना है कि एक प्लांट का जो जीनस है, जो जीनस लेवल पे इसके कैरेक्टर है, क्या वो उस जीनस के साथ मिलते हैं, क्या ये जो इंडिविजुअल आपने इंट्रोड्यूस करना है, किसी फैमिली में रखना है, पहले आपने देखना कि इसके कैरेक्टर उस फैमिली के जैसे रिजेंबल करते हैं। हाँ, अगर रिजेंबल करते होंगे तब जाके आप एक इंडिविजुअल को उस स्पेसिफिक फैमिली के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस चीज को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। इससे आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या चीज है, सबसे अर्ली क्लासिफिकेशन में एक शख्स का नाम है जिसको बेटे एरिस्टोटल कहा जाता है। जो एरिस्टोटल है, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। एरिस्टोटल ने लिविंग वर्ल्ड को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एरिस्टोटल ने, यानी इसने कहा था दो ग्रुप्स है, हमारे पास प्लांट्स है और हमारे पास एनिमल्स है। दो ग्रुप्स में इसने क्या लिया है, इसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है और इसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। इसने प्लांट्स को क्या कहा था, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसने प्लांट्स को बेटे, इसने लिविंग वर्ल्ड को दो ग्रुप्स में यूजुअली डिवाइड किया है, कुछ को प्लांट्स में रखा है और कुछ को एनिमल्स में रखा है। देखो प्लांट्स में क्या चीज रखा है, प्लांट्स को किस चीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे। हाँ, इसमें लीव्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें रूट है, इसमें स्टम है। इसने बस मॉर्फोलॉजी देखी, एक कैरेक्टर देखा और एक कैरेक्टर देखने के बाद इसने प्लांट किंगडम को, यानी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट ग्रुप में रखना शुरू कर दिया है। क्या आप ही मुझे बता दो, क्या एक कैरेक्टर के बेसिस पे हम सही क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा क्लासिफिकेशन करने के लिए आपने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। किस चीज को बेटे ध्यान में रखोगे, जैसे मैंने अभी कहा आपको फाइलोजेनी, आप फाइलोजेनी यानी एवोल्यूशन को ध्यान में रखोगे। आपको जब क्लासिफिकेशन करनी है, आपने जेनेटिक्स को ध्यान में रखना है। आपने जब क्लासिफिकेशन करनी है, आपने उस इंडिविजुअल की एम्ब्रियोलॉजी को भी स्टडी करना है। आपको क्लासिफिकेशन करने के दौरान एम्ब्रियोलॉजी को भी स्टडी करना है, आपने फिजियोलॉजी को भी स्टडी करना है, आपने मॉर्फोलॉजी को भी बेटे स्टडी करना है। जब आप इन सारी चीजों को स्टडी करोगे और स्टडी करने के बाद ही यू वुड बी एबल टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म, तभी आप एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे, किसी स्पेसिफिक ग्रुप में प्लेस करोगे। एक कैरेक्टर के बेसिस पे भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस आ सकती है। जैसे इसने जो क्लासिफिकेशन की है, इसने प्लांट्स को एक ग्रुप में रखा है हर्ब जिनको कहा जाता है, दूसरे ग्रुप को बेटे शर्ब्स कहा और तीसरे ग्रुप को इसने ट्रीज कह दिया है। अब मुझे बता दो एल्गी कहां हम रखेंगे, जो हमारे पास एल्गी है उसकी तो बात हुई नहीं है कहीं पे। जो हमारे पास बाकी जितनी भी कैटेगरीज है प्लांट्स की, उनकी तो बात हुई नहीं है। डाइनोफ्लैजेलेटा को कहां रखेंगे, जो हमारे क्राइसोफाइट्स है, बेसिलेरियोफाइटा है, मिक्सोफाइटा है, साइनोबैक्टीरिया, जितने भी हमारे पास प्लांट लाइक जिन ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बेटे कहां पे रखेंगे? तो आप ही मुझे बता दो, क्या इसका क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट सही है? नहीं बेटे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी प्लांट्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब अगर हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि एनिमल्स ने, अगर इसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है तो किस तरीके से क्लासिफाई किया है, कौन सा क्राइटेरिया इसने यूज किया, कौन सा कैरेक्टर बेटे, किस कैरेक्टर के बेसिस पे इसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है। लेकिन प्लांट्स में आपने याद रखना है, इसने एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है जिस कैरेक्टर को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही इसने प्लांट्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप है बेटे हर्ब, दूसरा है श्रब, तीसरा है ट्रीज। अब एनिमल्स को देखेंगे, इसने एनिमल्स को किस तरह से क्लासिफाई किया है। बेटे इसने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें रेड ब्लड होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है जो विदाउट रेड ब्लड है। जो रेड ब्लड वाले होते हैं इनको नाम रखा है एनीमिया, और जो विदाउट रेड ब्लड है उनको नाम रखा है एनीमिया। अब हमारे पास क्या, हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ब्लड है लेकिन हार्ट दो चैम्बर्स का होता है, वो एक्वेटिक होते हैं। या रेप्टाइल्स की बात करें हम, हमारे पास रेप्टाइल्स है, हमारे पास एम्फीबियंस है, उनमें भी ब्लड होता है, हम में भी ब्लड होता है। तो इसका मतलब हमें एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। आप खुद देखो कि उनमें कितनी जो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन उनमें और हम में कितनी डिफरेंस है। अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें,
डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब है उनके ऑर्गन्स को पढ़ेंगे और हमारे ऑर्गन्स, आप देखो जो ह्यूमन बीइंग्स है, वरना हम में भी ब्लड है, जो हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स यानी फिशेस वगैरह है उनमें भी ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ब्लड प्रेजेंट होने का ये मतलब नहीं है कि जो उनका कैरेक्टर है वो हम में भी है, इसने बस एक कैरेक्टर के बेसिस पे आप देखो, हाँ हम में एक सिमिलरिटी है, लेकिन आप सिमिलरिटी को, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं, उनमें भी ब्लड है हम में भी ब्लड है, लेकिन आप देखो उनमें हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंसेस है। उनका हार्ट 2 चैम्बर का होता है या 3 चैम्बर का होता है, हमारा 4 चैम्बर का होता है। उनका नर्वस सिस्टम यानी किडनीज का अरेंजमेंट अलग है, मेटानेफ्रिक वगैरह वो आपको जूलॉजी में मैं पढ़ा दूंगा। हमारे पास सिस्टम जो है वो अलग तरीके का, हमारा वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, उनका प्रिमिटिव सिस्टम यानी डिफरेंट सिस्टम जो है, जिसको आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वहां ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक कैरेक्टर आता है कि उनमें अलग, हाँ उनमें भी ऑर्गन्स है लेकिन उतने डेवलप्ड ऑर्गन्स उनमें नहीं होते जितने ह्यूमंस में होते। तो इसका मतलब हम मैमल्स और पाइसेस को एक ही ग्रुप में नहीं रख सकते, हाँ क्योंकि इसने कहा है कि इनका ब्लड जो है, जिनको ब्लड है उनको एक ग्रुप में रखो। इसका मतलब यहां आपको क्लियर समझ आता है, क्लियरली आपने याद रखना है कि हम एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते। यह था बेटे एरिस्टोटल। इसके बगैर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आए हैं जिन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यानी लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया है। हमारे पास और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है जो बेटे कैरोलस लीनियस ने दिया है, जिसको हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके बगैर भी ग्रीक स्कॉलर आए थे जिन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, वेल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, फिशेस में। उनको खुद अपना आप भूल ही गया कि हम ह्यूमंस को किस ग्रुप में रखेंगे। ग्रीक स्कॉलर की अगर बात करेंगे, उसने उन्होंने भी अपने तरीके से क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट दिया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना चाहा। लेकिन इसके बाद जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल के बाद और एक सिस्टम आ गया है क्लासिफिकेशन का, दैट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बेटे लीनियस ने दिया है। लीनियस ने लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया है। एक किंगडम का नाम रखा है किंगडम प्लांटी और दूसरे किंगडम का नाम रखा है किंगडम एनिमेलिया। किसने डिवाइड किया? कैरोलस लीनियस ने, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में बेटे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके मेरिट्स इसके डिमेरिट्स एक्सप्लेन करो, या आपको बताया जाएगा कि क्यों क्लास व्हाई वी नीड क्लासिफाई, व्हाई हमारे पास क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी है। ठीक है, why do we need to classify living organisms, या इसी तरह से आपको क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपने बस एक चीज याद रखना है, ध्यान में रखना है कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अब हमें पूरे लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी प्लांट, जितना भी प्लांट किंगडम है, अब क्लासिफिकेशन इस तरह की हमने की है, अब आपको हर एक प्लांट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक ही प्लांट को स्टडी करोगे और आपको पूरे प्लांट किंगडम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी हम हर क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हर एक इंडिविजुअल को हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अब आपको हर एक इंडिविजुअल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा ग्रुप आपको पूरे ग्रुप के जो कैरेक्टर है वो आपको एक ही इंडिविजुअल से पढ़ के मिलेंगी। यानी जब आप एक ही इंडिविजुअल को पढ़ोगे तो आपको पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसीलिए जो क्लासिफाई करना था ये इजी, हमारे जो कंपैरेटिव स्टडी है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, उस चीज को या आइडेंटिफिकेशन को इजी कर देता है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग जो है उन्होंने लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करना चाहा। अब अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, लीनियस ने लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया है किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में। हमारे पास जो किंगडम प्लांटी है, इसने कौन सा कैरेक्टर बेटे सिलेक्ट किया है? इसने सेल वॉल को सिलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जो लीनियस है जिसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, इसने लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। किस चीज के बेसिस पे? जैसे आपने इससे पहले एरिस्टोटल का देखा, उसने मॉर्फोलॉजी देखी थी प्लांट्स की, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एनिमल्स का ब्लड देखा जिनमें रेड ब्लड है, इनेमिया बोला, जिनमें जो विदाउट रेड ब्लड होते हैं उनको एनेमिया कहा। एक से बेटे याद रखना, एनेमिया एन और ईएन, ईएन का मतलब है रेड ब्लड। हमारे पास इसने लिविंग वर्ल्ड को प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया है। तो किस चीज के बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के बेसिस पे इसने लिविंग वर्ल्ड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है।
हमारे पास कौन कौन सा है इस प्लांट किंगडम में, किस किस ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया, बैक्टीरिया को रखा, फंगस को रखा, क्राइसोफाइटा को रखा, फर्न्स को रखा, जिम्नोस्पर्म को प्लांट्स के साथ रखा और एंजियोस्पर्म उसको प्लांट के साथ रखा। अब देखिए जो इसने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है, मैं थोड़ा इसी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है इसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास बैक्टीरिया है, हमारे पास फंगस है, हमारे पास क्राइसोफाइट्स है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें भी सेल वॉल है, इनमें भी सेल वॉल है, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो आपको लगा होगा कि इसने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है इसने एक अच्छा सिस्टम दिया है, लेकिन नहीं, अभी आपको समझ आएगा जो कि इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके भी डिमेरिट्स थे। देखो बेटे डिमेरिट क्या था, जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, इसने प्लांट्स में बैक्टीरिया को रख दिया। आपने सुना होगा, अभी अगर आपने बैक्टीरिया पढ़ा नहीं है, वो मैंने पढ़ाया नहीं है, कुछ टाइम के बाद मैं किंगडम मनेरा को पढ़ाऊंगा, वहां आपको याद पता चलेगा और याद भी होगा। आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर है और यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर भी है और प्रोकैरियोट भी है। अब हमारे पास जो अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है ये तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मैंगो का प्लांट ले लो, एप्पल का प्लांट ले लो, रोज का प्लांट ले लो, वो देखो कितने कितने बड़े हैं। और बैक्टीरिया अगर उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे हम, तो बैक्टीरिया हमें नजर भी नहीं आता है। अब एक कैरेक्टर के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर किसी इंडिविजुअल के, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ रिजम्बल होने चाहिए और रिजम्बलेंस के बेसिस पे ही आप उसको उस ग्रुप में प्लेस करोगे। लेकिन आप देखो बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर प्लांट के साथ रिजम्बल करता गया और इसने प्लांट ग्रुप में डाल दिया। लेकिन बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे पास सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। अब हमारे पास ये एक डेमेरिट बन गया है इसकी क्लासिफिकेशन का, यानी इसने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रखा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट है, एंजियोस्पर्म यूकैरियोट है, फंगस यूकैरियोट है, क्राइसोफाइटा यूकैरियोट है, फर्न्स यूकैरियोट है, जिम्नोस्पर्म्स यूकैरियोट है। इसने प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रखा, ये एक डेमेरिट बन गया किसका, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। और इसी तरीके से अगर हम याद रखेंगे, जो हमारे पास क्राइसोफाइट्स है, जिनको हमारे पास आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, हमारे पास आते हैं डायटम्स, हमारे पास आते हैं डाइनोफ्लैगेलेट्स, हमारे पास आते हैं यूग्लिनोइड्स। ये हमारे क्राइसोफाइट्स जो है ये हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के इंडिविजुअल्स है। कुछ ऐसे मेंबर्स जो यूनिसेल्युलर है लेकिन यूकैरियोट है, इसने क्या कर दिया, यूकैरियोट सबसे पहले प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में रखा। जो ये है क्राइसोफाइटा, ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, और जो बाकी फर्न्स है वो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट है। इसने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर को एक ही ग्रुप में रखा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में रखा। बस इसने एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था, दैट वाज सेल वॉल। अब अगर हम देखेंगे इसने फंगस को भी रखा। अगर फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटली डिफरेंट है। नो डाउट बैक्टीरिया कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, और एंजियोस्पर्म में भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो आप ही मुझे बता दो, हमारे पास जो फंगस होता है क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होती है? हाँ, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे पास जो फंगस है इनमें फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि दे आर ए क्लोरोफिलस, इनमें बेटे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। जो एनाटॉमी प्लांट्स की है वैसे एनाटॉमी फंगस में नहीं है। हाँ, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वो भी एक डिफरेंट मटेरियल का होता है। जैसे प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है वैसे फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, किसी और बायोमॉलिक्यूल का बना होता है जिसको हम काइटिन कहते हैं। अब आप ही बता दीजिए मुझे कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो इसने प्लांट्स को रखा है, यानी प्लांट ही में, प्लांट डिवीजन में ही, प्लांट किंगडम में ही इसने बैक्टीरिया को भी रखा, इसने फंगस को भी रखा, इसने प्रोटिस्टेंस को भी रखा यानी क्राइसोफाइट्स को भी रखा, और इसने बाकी प्लांट्स को भी उसी ग्रुप में रख दिया।
और इस चीज की वजह से हमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर एक ही ग्रुप में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक ही ग्रुप में, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ को भी एक ही ग्रुप में रख दिया। इसीलिए जो इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बहुत सारे डेमेरिट्स आने की वजह से फिर और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको थ्री किंगडम कहते हैं, फिर इसी तरह से फोर किंगडम, इसी तरह से फिफ्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम वो चीज भी पढ़ लेंगे। अब अगर हम देखेंगे किंगडम एनिमलिया में, इसने देखा कि हाँ एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। मैं भी मानता हूं और आप लोगों को भी पता है कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है। तो एनिमल्स में किसको रखा? प्रोटोजुअन्स को रखा क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होता है। इंसेक्ट्स को रखा और बाकी कुछ वर्टिब्रेट्स को भी रखा और वर्टिब्रेट्स को भी रखा है। किस वाले ग्रुप में? किंगडम एनिमलिया में। इसने कहा इन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे जो प्रोटोजुअन्स है ये यूनिसेल्युलर होते हैं, जो इंसेक्ट्स है मल्टी सेल्युलर होते हैं, यानी इनमें और इनमें भी डिफरेंस है, इनमें और इनमें भी डिफरेंस है। इंसेक्ट्स और इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में भी क्या है? बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो हम कहेंगे जो इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है इसके बहुत ज्यादा डेमेरिट्स आए हैं और वो डेमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास और एक सिस्टम आ गया है क्लासिफिकेशन का जिसको कहते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां पे आप देख सकते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या थे किसके? जो हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो इंट्रोड्यूस किया है लीनियस ने, जिसमें इसने लिविंग वर्ल्ड को टू किंगडम्स में क्लासिफाई किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मींस टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का डेमेरिट बन गया जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। जैसे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोट, फंगस क्या है? यूकैरियोट। और इसने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक ही ग्रुप में रखा। हमारे पास क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है, स्पाइरोगायरा और हमारे पास एल्गी, इसने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। हमारे पास इसने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स एंड फंगस केप्ट टुगेदर। इसने हमारे पास जो प्लांट्स है और जो फंगस है इसने इनको एक ही ग्रुप में रख दिया। इसने बैक्टीरिया को भी वहां ही रख दिया। इसने सारे ऑर्गेनिजम्स को, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, इसने मेजॉरिटी ऑफ जो द इंडिविजुअल्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड उसको कहां पे रखा है? किंगडम प्लांटी में। और किंगडम प्लांटी में रखने के बाद क्या चीज हुआ है? बहुत सारे बेटे कंफ्यूजन क्रिएट हो गए। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट और मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट एक ही ग्रुप में, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, यूकैरियोटों को एक ही ग्रुप में रख दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट एक ही ग्रुप में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखा। और इसी तरह से ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया। और इसने कुछ और भी चीजें बता दिए थे, लाइक इसने बताया था प्लांट जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन हम कुछ एल्गी हमारे पास वो मोटाइल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, दे कैन मूव, है ना। हमारे पास कुछ मोटाइल एल्गी होती है, जैसे आपके पास है क्लेमाइडोमोनास, एक मोटाइल एल्गी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। वहां पे भी बहुत सारी एक्सेप्शंस आ गई है और उन एक्सेप्शंस को बेटे ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास अर्नेस्ट हैकल है, अर्नेस्ट हैकल ने थर्ड किंगडम यानी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया जिसको हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्नेस्ट हैकल ने बेटे क्या किया? इसने और एक किंगडम को ऐड कर दिया ताकि जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, ताकि जो जम्बलिंग हो गई थी, जो मेस हो गया था, जो कंफ्यूजन्स हो गए थे, उनको दूर करने के लिए इसने और एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। पहले प्लांटी तो था ही, एनिमलिया भी तो लीनियस ने ही दिया था। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन पहले से थी जो लीनियस ने दिया था। इसके बाद अर्नेस्ट हैकल ने कहा मैं और एक ग्रुप ऐड कर देता हूं ताकि उन दो किंगडम में से जो कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो गया, जो एक्सेप्शनल ग्रुप वहां पे है, उनको बाहर निकालेंगे। उसने किसको? एल्गी को, फंगस को, प्रोटोजुआ को, बैक्टीरिया को क्या किया? सेपरेट किया और एक ही ग्रुप में डाल दिया। अब आप मुझे बता दो, एल्गी जो है ये फिर से फोटोसिंथेटिक है, फंगस जो है ये एक्लोरोफिलस है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। प्रोटोजुआ को रख दिया। देखो हमारे पास जो एल्गी है वो यूजुअली
यानी साइनोबैक्टीरिया इसको कहेंगे हम, यूनिसेल्यूलर होती है। एल्गी जो है यूनिसेल्यूलर है, फंगस मल्टीसेल्यूलर है। एल्गी फोटोसिंथेटिक है, फंगस फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। हमारे पास प्रोटोजुआ भी फोटोसिंथेटिक नहीं है, और बैक्टीरिया को भी इसी ग्रुप में रख दिया। अब आप मुझे बता दो कि इसने फिर से जो हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया है, यहां पे भी वही हुआ ना। फोटोसिंथेटिक वाले ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, जो ऑटोट्रॉफ है, फंगस हेटेरोट्रॉफ है, इसने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को फिर से एक ही ग्रुप में रख दिया। इसने बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, प्रोटोजुआ भी यूनिसेल्यूलर है, फंगस तो मल्टीसेल्यूलर होता है। इसने हमारे पास क्या कर दिया, इसने यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को फिर से एक ही ग्रुप में रख दिया। तो अब इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के भी डेमेरिट्स है, और इनको ओवरकम करने के लिए कौन सा किंगडम आ गया है बेटे, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले फोर किंगडम आ गया है और उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। जो हमारे पास अभी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो, जो हम हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, वो अभी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही हम स्टडी करते हैं। लेकिन उसके भी कुछ डेमेरिट्स है, लेकिन इतने तो नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द डेमेरिट्स जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस होने की वजह से ओवरकम हो गए हैं। लेकिन कुछ है, लाइकन्स है और माइकोराइजा वगैरह जो है, या जो वायरसेस है, वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का डेमेरिट है। अभी आने वाले लेक्चर में मैं आपको फोर किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में इसी तरह से पढ़ाऊंगा, और आपने अपना पूरा सपोर्ट देना है, ताकि हमने भी आपसे वादा किया है कि हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही रहेंगे। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को आज कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है, कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद हमने एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन देखी, और एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखना बेटे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है बेटे, इन चीजों को याद रखना है। नीट में कभी कभार आपको पूछा जा सकता है, या नीट में नहीं किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, बता दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है। तो अब आप इस तरह से क्लियर हो गया है कि टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम क्यों आ गया, क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने हेटेरोजीनस ग्रुपिंग की थी। इसने प्लांट्स में ही बैक्टीरिया को भी रखा था, फंगस को भी रखा था, यानी एक ही ग्रुप में ऑटोट्रॉफ्स को भी, हेटेरोट्रॉफ्स को भी, एक ही ग्रुप में उन इंडिविजुअल्स को भी रखा था, वर्टिब्रेट्स को भी एक ही ग्रुप में, इनवर्टिब्रेट्स को भी एक ही ग्रुप में, इंसेक्ट्स को भी एक ही ग्रुप में, प्रोटोजुअन्स को भी, यानी मल्टीसेल्यूलर को यूनिसेल्यूलर के साथ, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ, ऑटोट्रॉफ को हेटेरोट्रॉफ के साथ। तो वहां पे अगर हम टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन अभी भी पढ़ते तो हमारे दिमाग में अभी बहुत सारे कंफ्यूजन होते। इसीलिए उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास आ गया है लास्ट में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आने वाले लेक्चर में बेटे हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के रिलेटेड बात करने वाले हैं, और आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से मैं आपको फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी बेटे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।